सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची की शर्वानी आज आपको पढ़ाऊंगी जीव विज्ञान का क्लास 12th का अध्याय नंबर 3 मानव जन्म, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजनांग, मतलब जो मादा प्रजनांग है और नर प्रजनांग है उसको, ठीक है। इसमें अंडाशय पढ़ेंगे, वृषण के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, युग्मक जनन पढ़ेंगे। युग्मक जनन के बाद क्या पढ़ेंगे, जो मादा जनन होता है, फिर जो नर जनन होता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें जो क्या बोलते हैं आपका संरोपित करना होता है वो पढ़ेंगे। फिर जरायु निर्माण पढ़ेंगे। उसके बाद प्रसव और क्या बोलते हैं स्तनपान को भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और जो क्या बोलते हैं आपका जो नर जननांग है और मादा जननांग है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपका कंटेंट किसका, अध्याय 3 का मानव जनन का, ठीक है। अब देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। अपनी जाति और वंश का निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक जीव अपने समान ही जीव उत्पन्न करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जीवों में पाई जाने वाली इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। आपको पता ही है कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और क्या करते हैं, है ना। इस प्रकार क्या होता है कि जो जीव होते हैं ना, अपने जीवों की जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ये क्या होता है, अपने आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित कर देते हैं। इस कारण जो पैदा हुए संतानें होती हैं उनमें अपने जनकों के समान जो लक्षण होते हैं वो हमेशा दिखाई देते हैं। कुछ कुछ लक्षण, मतलब बहुत सारे जीवों में क्या होता है, देखो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, समान प्रकार के जीव पैदा होंगे। मतलब एक ही जाति के एक ही प्रकार के जीव होते हैं तो उसमें क्या होता है, समान लक्षण होता है। लेकिन एक ही जाति के अलग अलग प्रकार के जीवों में क्या होता है, अगर प्रजनन होता है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रजनन जीवधारियों में होने वाले एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। जितने भी जीवधारी होंगे उनमें प्रजनन पाया जाता है। प्रजनन के पश्चात बना जीव प्रारंभिक अवस्था में अपने जनकों के समान नहीं होता है या आकार प्रकार में अपने जनकों से छोटा होता है। मतलब अगर आप नॉर्मली देखेंगे, जब आपके यहाँ ही कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या अपने माता पिता के समान हेल्थ हाइट वाला होता है, नहीं। वो क्या होता है, अपने माता पिता से आकार और प्रकार में क्या होता है, छोटा होता है ना। और क्या होता है, उसके बाद वह धीरे धीरे वृद्धि करता है, फिर विकास करता है। वृद्धि के साथ साथ विकास होता है और वो परिपक्व द्वारा अपने मूल जनक के समान हो जाता है। फिर जब उसका एक एज आता है, मतलब उसमें जब पूर्ण वृद्धि और विकास हो जाता है तब क्या होता है, वो अपने मूल जनक के समान हो जाता है। इसके बाद यह नया जीव भी प्रजनन में भाग लेकर अपनी जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखते हैं। क्या जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने ही समान जीव उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं। तो जो हमारा क्या होता है कि हम जीवधारियों को देखते हैं कि जब प्रजनन होता है, प्रजनन के फलस्वरूप एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, वो अपने जनक के समान नहीं होता है, वो छोटा सा होता है। उसमें क्या होता है कि वृद्धि होता है, फिर उसमें विकास की प्रक्रिया होती है। वृद्धि और विकास के परिपक्वता जब हो जाती है, जब उनमें वृद्धि और विकास पूर्णता हो जाता है और वो बच्चा जो मैच्योर हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो अपने बड़े होने के पश्चात, परिपक्वता के पश्चात क्या करता है, वो प्रजनन में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। मतलब वो भी अपने समान जीव उत्पत्ति के लिए वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जिससे वो अपनी जाति और वंश की निरंतरता को बनाए रख सकता है, ठीक है। प्रजनन के जो आधारी लक्षण है, बेसिक फीचर्स जो है वो क्या है, इसमें कुछ आधारी लक्षण होते हैं जो कि इस प्रकार है। आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है, डीएनए का प्रतिवलन होता है, प्रजनक इकाइयों युग्मकों का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, प्रौढ़ जीवों में प्रजनांगों का विकास होता है। प्रजनन का बेसिक जो फीचर्स होता है उसके अनुसार क्या होता है, प्रजनन की कुछ विधियों के जो आधारी लक्षण होते हैं, मतलब जो पहला सिम्टम्स होता है ना, वो क्या क्या होता है, पहला सिम्टम्स में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो भी कोशिका में आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। फिर डीएनए का प्रतिवलन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है, फिर दूसरे से चौथे 3 और 4 डीएनए का निर्माण होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर प्रजनक इकाइयों या युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक मतलब क्या हो गया, गैमेट्स फॉर्मेशन। फिर कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, सेल में डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर प्रौढ़ जीवों में प्रजनांगों का विकास होता है। फिर जब मैच्योर जो जीव हो जाते हैं उसमें क्या होते हैं, प्रजनांगों, मतलब क्या होता है, जो जनन अंग में, जो प्रजनन में जो अंग भाग लेते हैं उसको बोलते हैं प्रजनांग। उसका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। मनुष्य स्तनियों में प्रजनन, ह्यूमन, अब देखो सारे जीवधारियों में अलग अलग प्रकार का प्रजनन होता है। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्तनियों में मनुष्य जो है उनमें कैसे प्रजनन की क्रिया होती है वो देखेंगे मैमल्स में, ठीक है। मनुष्य क्या है, लैंगिक प्रजनन हेतु विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इन
पाए जाने वाले अंगों को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन अंग बोलते हैं। इनमें क्या होता है, एक क्या होता है, विशेष प्रकार के अलग अंग पाए जाते हैं ना, पूरे बॉडी पार्ट्स को छोड़कर, तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को एक साथ प्रजनन तंत्र कहते हैं। उस अंग में जितने भी क्या होते हैं, प्रजनन अंग, मतलब जो जितने भी प्रजनन अंग से जुड़े हुए जो अंग होते हैं या फिर प्रजनन अंग की तरह कार्य करते हैं या फिर सहायक अंग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक साथ प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो मुख्य ऑर्गन होता है उसको, जो मुख्य अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और जो सिस्टम होता है, मतलब उस पूरे सिस्टम में जहाँ पे प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है और जो जो अंग उसमें सहायक होते हैं या फिर उसमें कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। मनुष्य स्तनी वर्ग का सबसे अधिक विकसित और प्रमुख जंतु है, जिसमें एक सामान्य स्तनी के समान ही प्रजनन होता है। जितने भी स्तनी पाए जाते हैं विश्व में, उसमें क्या होता है? मनुष्य जो होता है वो क्या होता है? सबसे प्रमुख जीव होता है, जो क्या करता है? प्रजनन में भाग लेता है। इसमें यह सामान्य प्रजनन में भाग लेता है। इसमें क्या होता है? दोनों जनन कोशिकाएं दो अलग अलग जीवों के शरीर में बनती है, मतलब जो मादा जननांग होता है वो मादा के शरीर में बनती है और जो नर जननांग होता है वो नर के शरीर में, मतलब मेल में बनता है। ठीक है, उन जीवों जिसमें नर युग्मक या शुक्राणु बनते हैं, नर या पुरुष, तथा जिनमें मादा युग्मक फीमेल गैमेट्स का या फिर अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, फीमेल्स बोलते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है? दो चीज़ बोल रहा है। जो मनुष्य होता है ना, वो मैमल्स का जो सबसे परिपक्व जीव होता है ना, तो उसमें क्या होता है? इसमें सामान्य टाइप का लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें क्या होता है? सामान्य प्रकार के लैंगिक प्रजनन में जो अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं ना, मतलब दो अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं, एक नर प्रजनन अंग होगा, एक मादा जननांग होगी। तो ये क्या होगा? दोनों अलग अलग शरीर में स्थित होता है। ठीक है, जिसमें नर जनन अंग या फिर जो क्या बोलते हैं? शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। और जिसमें अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उस फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जीव को जिनमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं, उसको एक लिंगाश्रयी कहते हैं। क्योंकि देखो हर प्रत्येक के शरीर में सिर्फ एक लिंग उपस्थित है। मतलब क्या है? या तो किसी के शरीर में नर जननांग है और किसी के शरीर में मादा जननांग है। तो मनुष्यों में क्या हो गया? अलग अलग, दोनों जीवों में क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के लिंग, एक एक लिंग मौजूद है। इसलिए एक लिंग मौजूद होने के कारण, एक लिंग उपस्थित होने के कारण क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रयी बोलते हैं। मनुष्य में पुरुष तथा स्त्री के जनन अंग, शरीर एवं लक्षणों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और इनके पूर्णतः परिपक्व होने के बाद ही ये जनन में भाग ले सकते हैं। ये क्या होता है? जो स्टार्टिंग में, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तब से ही क्या होता है? इसमें सब पर्याप्त लक्षण पाया जाता है और अंतर भी पाया जाता है। इनमें क्या होता है? पूर्ण परिपक्व, मतलब ये अब जब पूर्णतः वृद्धि और विकास हो जाता है उनके बॉडी का, तब ही क्या होता है? जनन अंग में बॉडी भाग ले सकता है। ठीक है, मनुष्य जरायु विविपेरस होता है तथा वह बच्चों को जन्म देता है। विविपेरस का मतलब क्या होता है? जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे रखने वाले ओविपेरस बोलते हैं। ठीक है, और जो जंतु क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देता है, मतलब अपने शरीर में उस भ्रूण को रख कर पालता है कुछ समय के लिए, उसके बाद उसको जब पूर्णतः मैच्योर एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं। प्रजनन के समय होने वाली प्रमुख घटनाएं निम्न है। प्रजनन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती है देखते हैं। युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले बॉडीज में क्या होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इसमें निषेच होता है। इसमें क्या होता है? इस इंसेमिनस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो मादा जनन अंग में छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जो शुक्राणु मादा जनन अंग में जाता है, उससे क्या होता है? वो अंडाणु के सायुज्यन होता है। ठीक है, मतलब वो आके जुड़ता है। ठीक, उसके बाद वो क्या होता है? द्विगुणित जाइगोट बनाना प्रारंभ कर देता है, मतलब 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। फिर क्या बोल रहा है? रोपण की क्रिया होती है, इम्प्लांटेशन की क्रिया। अब क्या हो गया? जब शुक्राणु है वो अंडाणु से जाके कनेक्ट हो गया, वो जुड़ गया, तो क्या होती है? फिर उस स्थान से वो जाके दूसरे स्थान पर परिपक्व होना शुरू हो जाती है। फिर गैस्टेशन की क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का विकास होता है तथा अंडाशय की दीवार पर ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना, भ्रूण का विकास होना। तो गैस्टेशन की क्रिया का मतलब क्या होता है? कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका विकास होता है, उससे क्या होता है? अंडाशय की जो दीवार होती है वो, उसमें क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है, मतलब जो भ्रूण होता है वो चिपक जाता है और वहाँ पे वो क्या करता है? वृद्धि और विकास करता है। फिर क्या होती है? प्रसव की क्रिया होती है। ठीक है, बच्चों को जन्म देना या गर्भाशय से बच्चों को बाहर निकालना। इस प्रकार 6
6 प्रक्रियाएं होती है जो प्रजनन के बाद क्या होती है के समय होने वाली ये जो 6 घटनाएं हैं वो उसमें पहला है युग्मक जनन, गैमेट्स का निर्माण, फिर दूसरा है इंसेमिनेशन, फिर तीसरा है निषेचन, निषेचन के बाद रोपण के बाद गेस्टेशन के बाद प्रसव। क्लियर। मनुष्य के प्रजननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या होता है देखते हैं क्या क्या होता है। प्रत्येक लिंग के जीवों में विशिष्ट प्रकार के प्रजनांग जैसे प्रजनन वाहिनियां होती है, रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स एवं सहायक संरचनाएं आदि पाए जाते हैं। मनुष्य के प्रजनांगों को उनके कार्यों के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रजनांग में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राथमिक प्रजननांग क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। प्राथमिक प्रजननांगों को जनद या गौंड कहते हैं। जनदों का प्रमुख कार्य क्या होता है, युग्मकों का निर्माण करना तथा लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना, सिक्रेशन करना, जो लिंग को एक्साइटेड करते हैं। ठीक है। फिर पुरुष में जो क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है। ठीक है। टेस्टिस मतलब क्या होता है, वृषण होता है, जो कि नर युग्मक या शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसी प्रकार स्त्रियों का जो जनन होता है, गॉन्ड्स होता है, वो होता है ओवेरी, अंडाशय, जो कि मादा युग्मक का वृद्धि, विकास और रख रखाव और कार्य करता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स में होता है। ये क्या होता है, हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है देखो, प्राथमिक जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, पुरुषों में प्राथमिक जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, जननों का प्रमुख कार्य होता है युग्मकों का निर्माण करना तथा लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना, सिक्रेशन करना। तो अगर जनन के रूप में, गौंड के रूप में देखेंगे तो जो पुरुष होते हैं उनमें क्या होता है, वृषण जो होता है वो क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण करता है और ये प्रमुख प्रजनांग होते हैं, तथा मादा में क्या होती है, ओवेरी होती है, जो क्या करते हैं, वृद्धि विकास का रख रखाव का कार्य करते हैं, तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली द्वारा स्रावित किए जाते हैं जो। फिर द्वितीयक प्रजनांग किसको बोलेंगे, ये अंग ना तो किसी प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, ना युग्मक बनाते हैं, बल्कि ये प्रजनन में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा और ना ही क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जब प्रजनन की क्रिया होती है तो वे विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ठीक है। उदाहरण, पुरुषों में प्रोटेस्ट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहिका तथा जो सीशन होता है वो। स्त्रियों में क्या होता है, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि एवं स्तन ग्रंथियां। क्लियर। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है वो कई अंगों का बना होता है, कई अंगों से मिलकर बना होता है और युग्मकों के निर्माण के साथ कुछ लिंग हार्मोन्स का स्राव करता है। नर तंत्र का वह अंग जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है टेस्टिस कहलाता है। देखो, नर जनन तंत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, हमको पहले ही पता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। और युग्मकों का निर्माण करता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। नर जो मेल गैमेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है, मेल गैमेट्स का निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है। वो नर तंत्र को वह अंग जो शुक्राणुओं का भी निर्माण करता है, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है, उसको भी क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है। यह जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, ये सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक है। इसकी वृद्धि, विकास एवं कार्य का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। टेस्टिस का जो रख रखाव होता है, जो सुरक्षा होता है, वो किसके द्वारा होता है, इसका वृद्धि जो होता है या फिर इसका जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि में जो गोनेडोट्रोपिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है उसके द्वारा टेस्टिस का क्या होता है, रख रखाव या सुरक्षा का कार्य होता है। इसमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है। नर जनन तंत्र के शेष अंग ना ही शुक्राणुओं का निर्माण करते और ना ही हार्मोनों का स्रावण करते। जो टेस्टिस ही होता है, जो वृषण ही होता है, वही क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो है ना शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। लेकिन प्रजनन में मुख्य भूमिका, ये जो तंत्र होता है ये क्या करते हैं, प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक। इन अंगों को सहायक या द्वितीयक जनन अंग भी कहते हैं। इसको एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्लियर। ये आपका वृषण क्या बोलते हैं, आपका टेस्टिस का डायग्राम, टेस्टिस का या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सिस्टम है उसका डायग्राम है। ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ से आता है आपका किडनी,
ये स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो नीचे आता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉलम, ठीक है। फिर किडनी से आता है यूरेटर, यूरेटर जहाँ से क्या होता है, इसको मूत्रवाहिनी अभी बोलते हैं। एम्पुला ऑफ डक्ट्स डिफरेंस, ये है आपका सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा, इसमें सिर्फ अब हम लोग इस डायग्राम को देख के हम सिर्फ नाम के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा जो अंग होता है या फिर कौन कौन सा जो भाग होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन आगे करेंगे, ठीक है। ये है पेरिटोनियल कैविटी, किडनी के बाद जो कुछ भाग खाली होता है, कुछ भाग वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, जो यूरेटर से आता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। फिर ये है प्यूबिक बोन, डक्ट वॉस डिफरेंस, कर्नियस बॉडीज, कॉर्पस कोर्नोसा, ग्लैंड्स, इसके नीचे पाया जाता है इसके नीचे पाया जाता है आपका एपिडाइमिस, और यहाँ पे आ जाता है आपका टेस्टिस, क्लियर। यही है जो आपका है मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। और यूरिनरी ब्लैडर से आपका आगे आता है एक और नलिका जो आगे आता है, जो यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है आपका कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से क्या माध्यम का कार्य करता है, इसको बोलते हैं पेरिनियम, और यहाँ पे आता है आपका एनस, ठीक है। नर प्रजननांग को दो भागों में बांटा गया, हम लोगों ने पहले ही देखा। पहला है प्राथमिक प्रजननांग जिसको बोलते हैं वृषण, ठीक है। द्वितीयक प्रजननांग जिसमें आता है अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्ता तथा काउपर्स ग्रंथि, और आगे आपका सीसन। इसमें 6 प्रकार है। द्वितीयक जो प्रजननांग है जो सिर्फ तंत्र का काम करते हैं, इसमें ना तो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ना ही क्या होता है, ना हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है आपका, और क्या होगा ना ये क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन और हार्मोन का सिक्रेशन सिर्फ कौन करता है, सिर्फ वृषण करता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। नर प्रजननांग में प्राथमिक प्रजननांग वृषण और द्वितीयक प्रजननांग के रूप में अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्ता तथा काउपस ग्रंथि और सीशन, ये सारे नामों को देखने के बाद हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं क्या है, वृषण एवं वृषण कोश, टेस्टिस एवं सेटोल सेक एंड सेक्रोटम। मनुष्य में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो शरीर के बाहर त्वचा में क्या होता है, त्वचा में एक थैली के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो क्या होता है लटकते रहता है। त्वचा की इस थैली को वृषण कोश कहते हैं, ठीक। शुक्राणुओं का निर्माण देह गुहा के तापक्रम में ना होकर क्या होता है, देह गुहा से जब 2 से 3 सेंटीग्रेड जब कम तापक्रम होता है ना, तब यह होता है क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, वृषण उदर गुहा के बाहर स्पर्मेटिड कॉर्ड द्वारा लटका रहता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में ये क्या होता है, उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। ये क्या होता है, जब शिशु परिपक्व होकर क्या कर जन्म ले लेता है, उसके पश्चात क्या होता है, जो उदर गुहा के बाहर आ जाता है। आकार की दृष्टि से प्रत्येक वृषण की जो लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर की लंबा और 1 से 2.4 सेंटीमीटर मोटा होता है तथा अंडाकार होता है। वृक्ष अगर ये तो हो गया बाहरी संरचना आकार की बात है ना। अब देखते हैं इनकी आंतरिक संरचना कैसे होती है वृषण की। तो वृषण की आंतरिक संरचना के अनुसार अगर रचनात्मक दृष्टि से देखें तो क्या होता है, जो वृषण होता है वो एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। उसके बाद क्या होता है, झिल्ली के अंदर अगर वृषण की औतिकी देखते हैं तो उसके चारों तरफ एक तंतु में संयोजी उत्तकों से घिरा हुआ एक जाल या आवरण पाया जाता है, ठीक है। उस आवरण को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इस आवरण के अंदर वृषण में संयोजी उत्तक भरा होता है। देखो एल्बुजिनिया जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो क्या होता है, तंतु में संयोजी उत्तकों का बना एक समूह होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, संयोजी उत्तक भरा होता है, जिसमें क्या होता है, जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जो विकसित होकर जनन एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है वो विकसित होकर क्या करती है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती है। इस कारण परिपक्व वृषण जो होता है उसमें क्या होता है, शुक्र जनन की नलिकाओं में शुक्राणु जो होता है वो विकास विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है। नलिका की जो परिधि होती है, देखो उसमें क्या होता है, जनन एपिथेलियम में शुक्राणुओं का फॉर्मेशन हुआ वो नलिका में होता है। तो जो नलिका होता है उसका जो परिधि भाग होता है, परिधि भाग मतलब क्या होता है, बाहर का भाग होता है ना। तो उसके बाहर के भाग में क्या दिखाई देता है, एक दूसरे से सटे
स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देता है। स्पर्मेटोगोनिया होता है, जबकि ये क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड के गुच्छे दिखाई देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के आसपास क्या होते हैं, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइट के गुच्छे दिखाई देते हैं। फिर जो नलिका के केंद्र में क्या होता है, नलिका का जो अंदर होता है, मतलब ये तो परिधि भाग में हो गया, क्या क्या, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोसाइट। लेकिन जो नलिका होता है उसका परिधि भाग में ये तीनों हो गए। फिर नलिका जो होता है उसके केंद्रक में क्या होता है, मतलब मध्य भाग में ये होता है, शुक्राणु जो होता है वो समूह में उपस्थित रहते हैं। इनका जो ऊपर सिर होता है उसमें क्या होता है, वो सर्टोली कोशिका जो होता है उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, मतलब अंदर घुसे हुए होते हैं। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजुआ जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो उनको अलग अलग भागों में विभक्त कर देती है, अलग अलग भागों में वो स्थित होते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर अलग अलग दिखाई देते हैं। क्लियर। इसके बाद स्तनियों का वृषण कोश शरीर से बाहर जो होता है, लेकिन क्या होता है, जो अलग अलग नाल होता है, आपका नाल में ही क्या होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, आपने देखा। तो ये जो नाल होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वक्षण नाल बोलते हैं। पर्टिकुलर एक एक नाल को वक्षण नाल बोलते हैं। इसके द्वारा गुहा से जुड़ा रहता है। कभी कभी वृषण इस नाल में वृषण कोश से ऊपर उठकर प्रवेश कर जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रत्येक वृषण का पश्च भाग जो होता है वो किससे होता है, लचीले तंतुओं से बना होता है, वो ढीली कोशिकाओं से बना होता है जो वृषण कोश से जुड़ा रहता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, गुबरानुकूलम कहते हैं। जो लचीला कोशिका या लचीला तंतु होता है उसको क्या बोलते हैं, गुबरानुकूलम कहते हैं। वृषण के अग्र सिरे में एक तंतुओं की पट्टी निकलकर उदरगुहा भाग से जुड़ी, उसके उदरगुहा जो भाग होता है उसके पृष्ठ दीवार से जुड़ी होती है, और उससे क्या होता है, धमनियां, सिराएं जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए सहायक होती हैं, माध्यम का कार्य करती है, और तंत्रिकाएं जो होती है उस पट्टी के साथ स्थित होती है। इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, वृषण रज्जु बोलते हैं। सबको पर्टिकुलर अलग अलग ना देख के अगर हम लोग समूह में देखते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, वृषण रज्जु बोलते हैं। वृषण की गुहा में ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर धस जाने के कारण 15 से 20 छोटे छोटे पिंड में बटी रहती है। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया बाहर में पाया जाता है परिधीय भाग में, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, वृषण गुहा जो होता है वो बाहर में उसके धसे रहने के कारण क्या होता है, 15 से 20 छोटे छोटे पिंड में बढ़ जाता है। क्लियर। ये तो हो गया वृषण। वृषण का औतिकी हो गया, वृषण की बाहर संरचना, बाह्य संरचना हो गई। अब बात करते हैं एपिडाइडिमिक्स या फिर अधिवृषण की। वृषण की प्रत्येक शुक्र जनन नलिका से एक एक पतली नली निकलती है, मतलब जो शुक्र नलिका जहाँ पे शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है वहाँ से बहुत सारी पर्टिकुलर अलग अलग नलिका निकली रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, वॉस इफ्रेंसिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो शुक्राणु या फिर शुक्र जनन नलिका से जो पर्टिकुलर एक एक नली निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं, वॉस इफ्रेंसिया कहते हैं। सभी वॉस इफ्रेंसिया जो होता है वृषण से बाहर आकर क्या करता है, एक जाल बनाता है। ठीक है, सारे वॉस इफ्रेंसिया आकर क्या करेंगे, जुड़ जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, जिसे वृषण जालक कहते हैं। इसी वृषण जालक से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है। वृषण जालक जो होता है उससे एक मोटी कुंडली, ये तो पतली पतली नलिकाएं हो गई, इससे एक मोटी कुंडली निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, अधिवृषण कहते हैं। इसका जो अंतिम सिरा होता है वो सकरा होता है। अधिवृषण मतलब क्या होगा, एक मोटी नली कुंडलित आकार की होती है, उसको अधिवृषण कहते हैं। इसका जो अंतिम सिरा जो होता है वो एकदम सकरा होता है, जिसे शुक्रवाहिनी बनाता है। अधिवृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संग्रह होता है। वृषण के बाद जो शुक्राणु क्या होता है, इसका संग्रहण और परिपक्वन का होता है। देखो वृषण में जो होता है उसमें शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है ना, और जो क्या बोलते हैं परिपक्वन मतलब मैच्योरिटी उसमें, और संग्रहण स्टोरेज की क्षमता कहाँ पे होती है, अधिवृषण में होती है। भ्रूणीय विकास के समय उदर गुहा में वृक्क के पास स्थित होता है। जो किडनी होता है ना वहीं पे स्थित होता है। भ्रूण जब रहता है, जब जो बालक हुआ है, संतान जो है वो पैदा नहीं हुआ रहता है, जब वो माता के गर्भ में होता है तो जो अधिवृषण है वो किडनी के पास स्थित होता है। लेकिन उदर गुहा पीछे की ओर विकसित होकर 2 थैलियां वृषण कोश बना देती है। इसके बाद वृषण वृक्क के कुछ भाग के साथ वृषण कोश में चला जाता है। जो वृषण जो होता है ना वो क्या कर लेता है,
वृक्क के कुछ भाग के साथ वृषण कोश बना लेता है। वृषण कोश के बाद क्या चला जाता है, वृषण कोश में चला जाता है। वृक्कों का यही भाग अधिवृषण बनाता है। वृक्क मतलब क्या हो गया, किडनी। किडनी का कुछ भाग जो होता है वृषण कोश बना लेता है और ये क्या होता है, अधिवृषण बनाता है। बाद में उदर गुहा तथा वृषण कोशों को जोड़ने वाला मार्ग सकरा होकर वक्षणनाल बना लेता है। फिर देखो वृक्क से क्या बन गया, वृषण जाल बन गया, वृषण कोश बन गया, और वृषण कोश और जो अधिवृषण हो गया उसको अधिवृषण को क्या करता है, वो उदर से तो जुड़ेगा ना कहीं, वो आगे जब परिपक्व होता है तो उदर से जुड़ता है, और उदर से जुड़ने वाला जो मार्ग होता है वो क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। जिसको सकरा जो मार्ग होता है ना, जिसको वक्षण नाल कहते हैं, वो अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका के रूप में होता है। जो अधिवृषण होता है ना, कुंडलित होता है तो पता नहीं चलता, लेकिन क्या होता है वो लगभग 6 मीटर लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद है शुक्रवाहिका, वास डिफरेंसेस। यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी नली है जो लगभग क्या होता है, जो प्रत्येक तरफ से अधिवृषण से शुरू होता है, मतलब प्रत्येक साइड से अधिवृषण से शुरू होता है तथा वक्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में आती है तथा अपने तरफ के शुक्राशय में खुलती है। शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाती है। क्या बोल रहा है ये, जो वॉस डिफरेंसेस होता है शुक्रवाहिका, वाहिका मतलब क्या होता है आपको, माध्यम। आपको पता ही है कि वाहिका मतलब क्या होता है, माध्यम होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कराना। ठीक है, तो यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो लगभग क्या होती है, अधिवृषण से शुरू होती है तथा वक्षण नाल से होते हुए कहाँ चली जाती है, उदर गुहा में आती है। अधिवृषण से शुरू होकर वक्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में आती है और अपने तरफ के शुक्राशय में खुलती है। ठीक है, जो शुक्राशय होता है उसमें खुलती है। शुक्राशय में खुलने के बाद क्या होता है, शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाती है। अधिवृषण में क्या होता है, स्टोरेज होता है किसका, स्पर्म्स का, और क्या होता है, स्टोरेज के साथ साथ मैच्योर होता है उसी में। ठीक है, तो उसको कहाँ से लेके आती है, अधिवृषण से उठाती है शुक्राणुओं को और कहाँ तक, शुक्राशय में लाने का कार्य कौन करती है, शुक्रवाहिकाएं करती हैं। क्लियर, ये है देखो, अभी हम लोग वृषण का जो वो पढ़ रहे थे, औतिकी पढ़ रहे थे, उसमें देखो ये है कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतकें, ये है सेमी फोकस ट्यूबल सर्टोली कोशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज धमनियाँ, मैच्योर्स स्पर्म यहाँ घूम रहे हैं, स्पर्मेटोसाइट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिर है शुक्राशय। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अधिवृषण पढ़े, फिर शुक्रवाहिका पढ़े, अब पढ़ते शुक्राशय। मनुष्य में एक जोड़ी पतली मांसल दीवारों के बने लगभग 4 सेंटीमीटर लंबे थैली के समान शुक्राशय जो होते हैं, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड जो होता है, वहाँ से ऊपर में स्थित होते हैं। इनकी जो दीवार के आंतरिक स्तर की, इनका जो दीवार होता है उसके आंतरिक स्तर की कोशिकाएं एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है। जो शुक्राशय होता है वो कहाँ पे होता है, मनुष्य में एक जोड़ी पतली मांसल जोड़ी में होता है, पेयर में होता है और मांसल संरचना होता है। ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और थैली के समान होते हैं। तो जो शुक्राशय कहाँ स्थित होता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड पाया जाता है उसके ऊपर स्थित होता है। यहाँ है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से ऊपर में स्थित है आपका शुक्राशय। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर में उपस्थित होता है। उसके दीवार जो शुक्राशय होता है, इसकी आंतरिक जो दीवारें होती है वो एक चिपचिपा तरल पदार्थ क्या करती है, स्रावित करती है, सिक्रेट करती है, जो क्या करता है, जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इस द्रव में अमीनो अम्ल, शर्कराएं तथा कुछ विटामिन भी पाई जाती है। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड के बाद क्या प्रेजेंट होता है, आपका शर्करा, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और कुछ विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। शुक्राशय द्वारा स्रावित द्रव ही स्खलित वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। दोनों ओर से शुक्राशय मिलकर एक संयुक्त छोटी नली बनाते हैं। 2 शुक्राशय होते हैं जो ऐसे आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक नली, फिर जब संयुक्त हो जाते हैं तो एक नली बनाते हैं जिसके क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए क्या करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो उसका माध्यम का कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा में वो आकर खुल जाता है और क्या होता है, शुक्राशय से शुक्राणुओं को क्या करता है, यूरेथ्रा के मार्ग में पहुंचा देता है और उसके बाद क्या होता है, ये बाहर निकलने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, इस जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, उसमें क्या होता है, एक कुछ और नलिकाएं जो होती है जिसको स्खलन नलिकाएं बोलते हैं, वो भी आकर मिलती है। इस कारण क्या होता है, इसमें थोड़ा अवरोध आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
ये क्या होता है, उसके बाद ये बाह्य जनन अंग होता है जो विशेष प्रकार से स्पंजी उत्तकों का बना होता है। स्पॉन्जी मतलब क्या होता है, तंतुमय उत्तकों का बना होता है, इसके बीच में क्या होता है, यूरेथ्रा स्थित होकर प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा क्या करती है, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ना, रिफ्लेक्टिव एक्शन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, एक्साइटमेंट लाता है। किसके कारण होता है, ये यूरेथ्रा में स्थित होता है जिसमें रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है। रिफ्लेक्टिव एक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्टिवेशन क्या प्रोसेस होता है। एक्टिवेशन के कारण क्या होता है, इसमें उद्दीपन की क्रिया होती है जो मेरु रज्जु तक जाता है। जब उद्दीपन की क्रिया होती है, जब एक्टिवेशन की क्रिया होती है, या फिर उसको क्या होना चाहिए, उसमें एक्टिवेटेड जब होता है वो, तब क्या होता है, इसमें उद्दीपन होता है। उद्दीपन होने से क्या होता है, वो मेरु रज्जु तक ले जाता है, जो धमनी और सिराओं को भी क्या कर देता है, एक्टिवेटेड कर देता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, ये टाइट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आंतरिक संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो ये स्पॉन्जी रचना के खाली स्थानों में धमनी और सिराओं का जो होता है वो जाल बिछा होता है। स्पॉन्जी जो आपका ये क्या हो गया, आपका ये डायग्राम हो गया, जिसमें क्या होता है, स्पंजी उत्तक का बना होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये मोटा संरचना होता है। उत्तेजना के समय में धमनियों के द्वारा रक्त आकर खाली स्थानों में भर जाता है। ठीक है, जो धमनियाँ होती है ना, वो क्या होती है, एक्टिवेटेड होने के पश्चात ब्लड लाकर क्या कर देती है, वहाँ पे स्टोर कर देती है। फिर क्या हो जाता है, जब यह रक्त सिराओं द्वारा वापस चला जाता है, मतलब देखो ब्लड कहाँ से आता है, धमनियों से आता है, धमनियों से वापस आता है, जिससे क्या होता है, वो एक्टिवेटेड स्टेज में जाता है। फिर जब सिराएँ आती है, मतलब जब सिराओं से ब्लड वापस ले लिया जाता है, तो वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में आ जाती है। ठीक है, जब वो इनएक्टिवेटेड स्थिति में या फिर इनएक्टिवेटेड सिचुएशन सेट करें या नॉर्मल स्टेज बोले, जब उसको नॉर्मल स्टेज में आता है तो यह लगभग क्या होता है, 9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, दोहरा आवरण होता है, दोहरा झिल्ली होता है। उसके दोहरा झिल्ली वाले भाग को या फिर उसके त्वचीय भाग को क्या बोलते हैं, प्रीप्यूक कहते हैं। उसके बाद है पुरस्था और काउपस ग्रंथियाँ। पुरस्था और काउपस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, ये देखते हैं। जहाँ पर क्या होता है, स्खलन नलिका होती है, जहाँ पर स्खलन नलिका यूरेथ्रा में आकर खुलती है, वहाँ पर यूरेथ्रा के चारों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है। जो स्खलन नलिकाएं होती है शुक्राशय से जो आती हैं, वो क्या होता है, यूरेथ्रा में जाकर खुलती है, और यूरेथ्रा में जाकर खुलती है, वहाँ पे क्या होता है, उसके चारों ओर ग्रंथियाँ होती है, ग्रंथि पाई जाती है, जिसे पुरस्था ग्रंथि कहते हैं। इसमें अनेक सूक्ष्म नलिकाएं निकलकर यूरेथ्रा में खुलते हैं। जो क्या बोलते हैं, जो ग्रंथियां होती है ना, उससे भी नलिकाएं निकलते हैं, और ये क्या होती हैं, यूरेथ्रा में खुलते हैं और इसके स्त्राव को यूरेथ्रा में पहुंचा देती है। यह ग्रंथि पतले दूध के समान एक द्रव का सिक्रेशन करता है, जो क्या होता है, स्पर्म का 50 to 30% भाग बनाता है। यह शुक्राणुओं को क्या कर देता है, स्विम करने के लिए माध्यम देता है, मतलब मूव करने के लिए माध्यम देता है। इसमें क्या होता है, विशिष्ट गंध होती है। इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ होता है, आपका यूरेथ्रा में जाकर खुलता है। ठीक है, ये पहला हो गया पुरस्था ग्रंथि। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, उसके नीचे क्या होता है, यूरेथ्रा के दोनों तरफ क्या होता है, एक ग्रंथि पाई जाती है। यह भी एक प्रकार के क्षारीय द्रव को सिक्रेट करती है, जो क्या होता है, अम्लीय क्षारीय द्रव मतलब क्या होता है, आपका उदासीन जो द्रव होता है उसको सिक्रेट करता है, जो सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा यूरेथ्रा में जाकर खुलता है, जिसको शुक्र द्रव के गाढ़ेपन को कम करता है तथा क्या करता है, यूरेथ्रा को जीवाणु विहीन बना देता है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है वो क्या करता है, यूरेथ्रा के बाहर खुलता है, यूरेथ्रा के दोनों तरफ खुलता है और आकर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसी में खुलता है। ठीक है, उसमें नलिकाएं पाई जाती है जो क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करती है, जो सूक्ष्म नलियों का द्वारा यूरेथ्रा में जाकर शुक्र द्रव के गाढ़ेपन को कम कर देती है। उसके बाद वो क्या होता है, यूरेथ्रा को जीवाणु विहीन, मतलब बैक्टीरियल जो जहाँ पे बैक्टीरियल क्या बोलना चाहिए, इन्फेक्शन होने का डर हो, वो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो सिक्रेट होता है। उसके बाद है सीमेन या वीर्य शुक्राणुओं, शुक्राशय द्रव, पुरस्था एवं काउपस ग्रंथियों के स्त्राव को एक साथ क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। इसमें यूरेथ्रा की जो दीवार में स्थित यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्त्राव होता है, उसमें क्या होता है, पूरा भी सम्मिलित होता है, उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं सीमेंट, ठीक है। मनुष्य में एक स्खलन में लगभग 2.5 से 3.5 मिली क्या होता है सीमेंट जो होता है बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है लगभग 20 से 40 करोड़ जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं वो इसमें एक बार में बाहर निकलते हैं। इसमें क्या होता है 80% ही जो होते हैं जीवित अवस्था में होते हैं, बाकी जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनमें अन्य पदार्थ के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, साइट्रेट तथा कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं।